बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का हमारा लेक्चर है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड एसिड रेन। तो इसमें हम पहले ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात करेंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए बेसिकली हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो मेजर रिसोर्स ऑफ लाइट है, सोलर एनर्जी का जो मेजर रिसोर्स है, डैट इज़ द सनलाइट। सूरज की जो लाइट आती है हमारे पास, ग्रीन हाउस एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है कि जो एक अनक्लोज्ड एरिया होता है। इसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, साइल होती है, डिफरेंट प्लांट्स को इस जगह पर रखा जाता है ताकि वहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह हो सके। एक्चुअली यहाँ पर बेसिकली सूरज की रोशनी जब इस गिलास में से गुजरती है, इस ग्रीन हाउस के अंदर आती है, देख सकते हैं आप ये सनलाइट आ रही है ग्रीन हाउस के अंदर। ये हाई एनर्जी लाइट है जो कि इसका आती है, प्लांट्स इस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, टेकअप करते हैं। उसके साथ साथ साइल के अंदर भी कुछ लाइट अब्जॉर्ब होती है, लेकिन प्लांट्स क्योंकि सारी लाइट अब कभी अब्जॉर्ब नहीं करते। आप लोग लास्ट चैप्टर में भी, चैप्टर 25 में भी हम ये बात कर चुके हैं कि जितनी लाइट आ रही होती है उसका 1% ऑलमोस्ट प्लांट्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। इस 1% को अब्जॉर्ब करने के बाद बेसिकली क्या होता है, जो बाकी लाइट है, जो रिमेनिंग लाइट है, वो गिव ऑफ हो जाती है, वो मूव अवे कर जाती है। वो लाइट जो है वो डिफरेंट जगह पे हिट करती है। अल्टीमेटली वो यहाँ से ग्लास शीट से बाहर कुछ लाइट जा सकती है, या फिर मोस्टली कुछ लाइट समझ जाती है बाहर, ज़्यादातर लाइट इसी जगह में रहेगी, इसके अंदर ही रहेगी। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि प्लांट ने तो 1% ऑलमोस्ट अब्जॉर्ब की, बाकी सारी लाइट यहाँ पर है, उसकी वजह से इस लाइट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये बेसिकली जो लाइट री रेडिएट करती है, जो बैकवर्ड मूव करती है, जो उसके अंदर जो प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ये हाई वेवलेंथ होती है। उसकी रीज़न क्या है, ये लॉन्गर वेवलेंथ है, क्योंकि जो लाइट आ रही थी वो हाई एनर्जी थी, ये जो जा रही है कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई, ये लेस एनर्जी, लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, एक इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है एनर्जी और वेवलेंथ का। इसके बाद ये ग्लास क्योंकि इस लाइट को बाहर नहीं जाने देता, रिजल्ट क्या निकलता है कि हीट अंदर रहती है और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और अंदर वाला एनवायरनमेंट हीट अप होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ हम अगर ये तो था ग्रीन हाउस के। हम जब ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसी तरह बिहेव करती है जिस तरह ये ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस है। हमने इसमें अभी देखा है कि जितनी लाइट अंदर आ रही है, कुछ प्लांट ले रहे हैं, बाकी लाइट जो है वो अल्टीमेटली बाहर नहीं जा रही, बल्कि उसी जगह के अंदर, उसी ग्रीन हाउस के अंदर इट इज़ इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो है इसकी वजह से इट गो ऑन इंक्रीजिंग। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो सूरज की रोशनी आ रही है, जो सूरज की लाइट आ रही है, उसमें से बड़ी कम लाइट जो है वो री रेडिएट बैक करती है। ज़्यादातर लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर के लोअर एरियाज़ में रहती है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उस लाइट में से जो आ रही है प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, एनिमल लेते हैं, वेपोरेशन होती है और डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, हीट अप किया जाता है एनवायरनमेंट को। लेकिन जो बाकी लाइट बच जाती है, सारी ज़रूरियात के बावजूद जो लाइट बच जाती है वो दोबारा री रेडिएट करती है, लेकिन वो ज़्यादा मूव नहीं करती, आउटसाइड एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वही काम करती है जो ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस करता है। जैसे ग्लास जो है ग्रीन हाउस का, वो ग्रीन हाउस के अंदर लाइट को रखता है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट को ट्रैप करके रखती है। उसका फिर रिजल्ट ये निकलता है कि अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, उसी तरह इंक्रीज़ होता है जिस तरह ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इसके नतीजे में हमारे पास फिर हम ये कह सकते हैं इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और इसकी वजह से जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसके काजेज़ क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, तो इसके जो काजेज़ हैं उसके अंदर ओवर अर्बनाइजेशन है। जितनी अर्बन आबादी जो है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, उतना हम एयर कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद हम फ्रिजेस का यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों का रिजल्ट क्या निकलता है कि उतने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ज़्यादा एमिशन हो रही है उनकी। जितना हम फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हैं उतना ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तब उतनी ज़्यादा लाइट को ट्रैप कर रही है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहा है ग्रीन हाउस फैक्ट के अंदर। तो इसके नतीजे में फिर हमारा जो लैंड का टेम्परेचर, जो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर, अर्थ का इंक्रीज़ हो रहा है। इस इंक्रीज़ इन टेम्परेचर को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और आजकल ये ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि एक बड़ा हार्ट इशू है कि इसके हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और हमारी जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स आ रहे हैं, जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, और ये बड़ी एडवर्स और नेगेटिव चेंजेस आ रही हैं। इवन हमारे पोल्स पे जो है जो ग्रीन लैंड है इस तरह का, जो कि लार्जेस्ट एक आइलैंड है, तो वहाँ पर भी बड़ी स्पीडली जो है, बड़ा स्पीडली ये क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस कैप हो रही है, ग्लेशियर्स की हो रही है। और जितनी ज़्यादा मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स होती है, जितने ग्लेशियर्स ज़्यादा मेल्ट करते हैं उतने फ्लड्स ज़्यादा आते हैं, और अल्टीमेटली जो है ओशन करंट्स जो है उनका वे जो है वो चेंज होता है। तो इसी तरह से
वेदर कंडीशंस जो है हमारी वो भी चेंज हो रही हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनको अमिट करते हैं, जितने ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ हैं उतना ये ज़्यादा अमिट होती हैं। अगर हम चाइना की एग्जांपल लें तो ऑलमोस्ट 26% के करीब जो दुनिया का ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस GHG अमिटिंग जो कंट्री है, ग्रीन हाउस गैस अमिटिंग कंट्री है, तो उसके अंदर वो नंबर 1 है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हम अमिटर तो बहुत बड़े नहीं हैं, इतने मेजर अमिटर तो नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस के। ऑलमोस्ट 0.3436% के करीब हम गैसेस अमिट करते हैं ग्रीन हाउस जो ओवरऑल जो रिलीज़ होती हैं, ओवरऑल जो वर्ल्ड में रिलीज़ हो रही है उसका 0.34 या 36%। बट हम अफेक्ट बड़ा, वी आर बैडली अफेक्टिंग बीइंग अफेक्टेड, लेकिन हम बड़ा बैडली अफेक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह हमारी जियोग्राफिक पोजीशन है, हम ऐसी जगह पर हैं कि हम बहुत ज़्यादा इनकी वजह से अमिट हो रहे हैं। बट ओवरऑल डिफरेंट जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये COP21 कॉन्फ्रेंस हुई, अभी भी हर साल ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इस पे सेमिनार्स होते हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कि इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग का जो फैक्टर है, फिनोमेना अपीयर हो रहा है, इसको हम कंट्रोल कर सकें। इसके बाद एक छोटा सा टेबल है, इसमें हमें डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स मिलेंगे कि जैसे कि पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्या करता है, ये हमें इसका रिसोर्स क्या है, हमारे पास एरासोल स्प्रे फॉर्म है, एयर कंडीशनिंग हमने भी बात की है, रेफ्रिजरेंट्स हमारे जो है, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि ओजोन लेयर थिन हो रही है। जितनी ओजोन लेयर थिन हो रही है उतनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ज़मीन की तरफ ज़्यादा मूव कर रही हैं और हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग आ रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पावर स्टेशन के अंदर जब बर्निंग प्रोसेस होते हैं, हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसके नतीजे में रिलीज़ होते हैं, और ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि ये एसिड रेन का सबब बनते हैं, ब्रीथिंग डिसऑर्डर काज करते हैं, लंग कैंसर भी काज करते हैं। इस तरह के साथ साथ थर्ड लेड कंपाउंड्स हैं। लेड जो है ये पेट्रोल की कंबस्टन से निकलता है, हमारी जो मूविंग व्हीकल्स हैं उससे ट्रांसपोर्टेशन जो है वहाँ से लेड रिलीज़ हो रहा है उसके स्मोक के साथ। अल्टीमेटली लेड पॉइजनिंग हो रही है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं ये भी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से निकलते हैं, अभी हम इसकी भी बात करेंगे एसिड रेन्स में। तो इसका भी इफेक्ट क्या है, एसिड रेन, ग्रीन हाउस गैसेज, हेडेक और कफ्स वगैरह ज़्यादा अपीयर होती हैं, डिजीज़ इस तरह की। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये अगर प्रॉपर इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, प्रॉपर बर्निंग प्रोसेस नहीं होता, तो उसके नतीजे में सिगरेट का जो स्मोक है वहाँ से निकलता है, तो ये भी ब्रेन डैमेज और डेथ अल्टीमेटली काज करता है। नेक्स्ट है जी एसिड रेन। एसिड रेन के अंदर हम ये कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जिस वक्त हम बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स करते हैं तो ये दोनों गैसेस जो है रिलीज़ होती है, बिकॉज दीज आर गैसेस दे मूव टू एयर, दे एमिट टुवर्ड्स द एयर, ये एमिटिंग होती है इनकी, और इनके एमिट होने की वजह से एटमॉस्फेयर में जब ये जाएंगी तो वहाँ पे जाके वाटर वेपर के साथ कंबाइन करेंगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिस वक्त वाटर वेपर के साथ कंबाइन करेगी तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, नाइट्रस एसिड बनेगा। इसी तरह से जिस वक्त सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो वाटर वेपर से कंबाइन करेगी तो सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ से फ्यूल गैस एमिट हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रही है। जो ही सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ रही है तो ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है उसके साथ आके अटैच होती है, कंबाइन कर होती है, तो क्या बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड जब आते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनता है। ये जो एसिड है ये एटमॉस्फेयर में अब बन रहा है। अब ये एटमॉस्फेयर के अंदर हमेशा के लिए वहाँ पे सस्टेन नहीं करता, वहाँ पे नहीं रहता, बल्कि जिस वक्त ये बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, तो इसके अंदर एसिड जो है वो इस बारिश के साथ नीचे फॉल करेगा। समटाइम डायरेक्टली भी एसिड फॉल करता है, समटाइम बारिश के ड्रॉपलेट्स जो हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के साथ वो नीचे फॉल करता है। जब ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे आके इसका बैड इफेक्ट क्या होता है कि एसिड एलुमिनियम को जो सॉइल में डिजॉल्व करता है, उसके साथ साथ एलुमिनियम साल्ट और एसिड जो है ये एक्वा कल्चर जो हमारी फिश हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे ट्रीज जो है वो डैमेज होते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स इवन हमारी जो है वो डैमेज हो रही होती हैं। तो ये इसके एसिड रेन के जो है ये अपना एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ यही जो एसिड रेन है दिस इज़ आल्सो ड्यू टू द ओवरलोडिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है कि एसिड रेन लेक्स में, एक्वाकल्चर जो है हमारा, फार्म्स में, फॉरेस्ट में लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, फिश को डिस्ट्रॉय करती है, ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करती है, डिफरेंट प्लांट्स को जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि वो एसिड है और वो एरोजन का प्रोसेस जो है कर सकता है। इसके बाद एसिड वाटर जो है जब वो साइल में से गुजरेगा
तो वो डिफरेंट जो एसेंशियल न्यूट्रेंट हैं साइल के, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स हैं जिनका हमारी इरिगेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, उसके साथ साथ ये हमारे जो आप कह लें कि फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करते हैं, तो उसको जो है वॉश आउट करती है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारी जो साइल होती है तो उतनी ज़्यादा फिर न्यूट्रेंट रिच नहीं रहती और अल्टीमेटली वो फिर प्लांट की ग्रोथ पर भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। इसके साथ साथ डिकम्पोज़र जो है साइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग होती है। जिस वक्त डिकम्पोज़र एंड होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, तो डिकम्पोजिशन का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जो न्यूट्रेंट साइकिल का भी एक हिस्सा है, वो भी डिस्टर्ब होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट्स जो हैं उनके अंदर न्यूट्रेंट जो है वो कम हो जाते हैं। अल्टीमेटली जब प्लांट्स को न्यूट्रेंट्स कम मिलेंगे तो दे विल बिकम वीक, वो वीक हो जाते हैं। दे विल बिकम वल्नरेबल मीन कि वो ज़्यादा एट डेंजर, ज़्यादा उनको ख़तरा होता है कि इन्फेक्शन या इंसेक्ट वगैरह उन पर अटैक कर सकते हैं। और लास्ट पे ये है कि जो ताजमहल है, एक एग्जांपल दी हुई है जस्ट ये कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वेरियस हमारी इस तरह की जो है, तो वहाँ पर जो स्टोन मोनूमेंट्स हैं, यानी जो स्टोन की बनी हुई हैं जिसके अंदर ओल्ड स्टोन, पुराने ज़माने का स्टोन लगा हुआ है, तो इस तरह की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनकी भी इरोजन स्टार्ट हो जाती है। तो स्टोन कैंसर यहाँ पर जस्ट एक टर्म यूज़ की गई है, जिसको आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, मतलब कि वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, वो ख़राब हो जाए, हमारे सेल्स डिस्टर्ब होते हैं कैंसर के अंदर, रेगुलर किस्म की ग्रोथ हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, इसी तरह से इसड रेंज जो है इस पर एडवर्स इफेक्ट अब जो है वो कर रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनकी एमिशन को कंट्रोल किया जाए। एसिड रेन के अंदर जो है बर्निंग का जो प्रोसेस है इसको कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होने से बच सके। ये दोनों जी ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं, अलग-अलग भी आपसे इन दोनों को पूछा जा सकता है। थैंक यू।